स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका स्टडी IQ IAS पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टॉपर स्टॉक की आपने बहुत सारी सीरीज़ देखी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे टॉपर्स से आप मिले होंगे। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, अभिषेक सिंह, ऑल इंडिया रैंक 78। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बातों को रख पाऊँ आपके सामने। तो अभिषेक, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन जानना चाहेंगे आपका। जब रिज़ल्ट आया, आपका फैमिली में, परिवार का, दोस्तों का क्या रिएक्शन था? पहले तो मैं 2 डिजिट में रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो रैंक आई तो अपना 2-4 बार पहले चेक किया खुद कि घर वालों को कहीं बता दूं, बाद में सदमा लग जाए। तो पहले मैंने चेक किया, फिर माता जी के पैर छुए और फिर मैंने बताया। फिर सब चिल्लाने लगे, जितने लोग थे, खुशी के आंसू, सब रो भी रहे थे, चिल्ला रहे थे। इस तरह का एक सेलिब्रेशन का माहौल हो गया था। उसके बाद फ़ोन बजने शुरू हुए, लगातार फ़ोन आया जा रहा है। मैं उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फैमिली गैदरिंग थी। लेकिन फिर मतलब इस तक काफ़ी ओवरवेलमिंग था, अगर एक वर्ड में बोलना हो तो काफ़ी ओवरवेलमिंग था। बट अब तो चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। अभिषेक के बारे में मैं आप सभी को एक बहुत ही खास चीज़ बता दूं। इन्होंने 2 टफेस्ट एग्जामिनेशन क्रैक करें। ये IIT हैदराबाद के सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे और UPSC में ऑल इंडिया रैंक 78, जैसा कि हमने बात किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा खास बात ये है, ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जौनपुर से बिलोंग करते हैं। तो अभिषेक, मैं भी जौनपुर से ही हूँ, आप भी वहीं से हो। तो छोटा शहर हो गया, छोटे गांव, छोटे कस्बे हो गए, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े सपने, वो भी JEE के लिए भी और उसके बाद फिर UPSC के लिए भी। तो ये जो शुरू से ही इंस्पिरेशन या शुरू से ही सही रह रही है, तो ये कैसे, मतलब आपके पीछे इंस्पिरेशन क्या था या गाइडेंस क्या थी आपकी? जी, इसका कारण ये है कि जिस तरह का फैमिली इन्वायरमेंट मेरा रहा है। मेरे दादाजी थे, वो काफ़ी, उनका फोकस रहता था पढ़ाई लिखाई पे, डिसिप्लिन में रखना, सुबह 4 बजे उठा देना। मतलब बचपन से नर्चरिंग उस तरह से की गई है। फिर मैंने अपने माता पिता को देखा, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स को देखा, तो उनके स्ट्रगल्स ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने देखा वो हमारे लिए वो कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। वो खुद जॉब नहीं करेंगे, खुद वो हमारे साथ रहना डिसाइड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं आपकी लाइफ में, तो आप भी एक ग्रेटफुलनेस से भर जाते हो। तो वो एक मोटिवेशन भी देता है। जैसे मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे, मुझे खाना भी बना के खिलाते थे। थोड़ा मैं बाहर रह के पढ़ता था, माताजी घर पे थी, तो पिताजी खाना बनाना, कपड़े धुलना, एक माँ वाला पूरा काम पापा ने किया। तो वो कहीं ना कहीं डेली मोटिवेशन का काम करता है। और कांस्टेंट सपोर्ट, मेरे पिताजी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो हर चीज़ के बारे में जानकारी देना कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा एग्ज़ाम अच्छा है, कौन सा ख़राब है। कई बार गाइडेंस नहीं मिलती, तो घर में जो गाइडेंस, जो माहौल है, उस तरह का माहौल होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। उससे मोटिवेशन मिलता था। और मेरे पिताजी की खास बात ये है, मतलब पेरेंट्स की सबकी खास बात ये है कि कभी कंपेयर नहीं करना ऐसे हम लोग को दूसरे से, कि तुमने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। नहीं, कहते थे आप जो कर रहे हो अपनी एबिलिटी से 100% अपना दो, और लगातार मोटिवेशन रहता था। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं इस राह पे चल पाया। मैं सबका ग्रेटफुल हूँ, जितने लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। तो अभिषेक, जैसे आपने मतलब IIT हैदराबाद के स्टूडेंट हो, जब आपने UPSC के लिए प्रिपरेशन का सोचा होगा और जब आपके 4 साल लगे होंगे, तो इस दौरान जो रिलेटिव्स होते हैं या जो एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल होता है, तो उन्होंने क्या कभी कुछ बोला, यार IIT हैदराबाद से हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसी कुछ क्वेश्चंस आए थे आपके पास? मेरे साथ ऐसा था कि चूंकि मैं पढ़ने में शुरू से अच्छा था, तो लोगों ने कभी मतलब मोटिवेट ही किया। उनको रहता था कि जो करेगा कर लेगा। तो ऐसा कोई कभी क्रिटिसिज्म नहीं आता था, कोई बुरा नहीं बोलता था, सब अच्छा ही बोलते थे। और लेकिन ये कहते थे कि IIT हैदराबाद से हो, तुमको कहीं भी कितना भी पैकेज मिल जाएगा, पढ़ लेके चले जाते, फॉरेन काम करते। मतलब एक उम्मीद होती है, जैसे पेपर वगैरह में निकलता है ना, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज। तो अब है वो, हम ह्यूमंस हैं, तो हमारी भी इच्छाएं होती हैं। तो मुझे बोलते थे कि उस तरफ क्यों नहीं गए। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ओवरऑल सबने सपोर्ट किया है। रिलेटिव्स ने, फैमिली में, फ्रेंड ने, सब ने सपोर्ट किया है। और बस ये जर्नी चलती चली गई। अच्छा अभिषेक, इसमें एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि क्या जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए UPSC का एग्ज़ाम निकालना, क्लियर करना ज़्यादा आसान होता है या एक मिथ है ये? इंजीनियर्स की संख्या ज़्यादा है ओवरऑल, तो ज़्यादा इंजीनियर्स प्रिपेयर करते हैं।
कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड। तो जब ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे तो टोटल प्रपोर्शन भी उनका पास का ज़्यादा होगा। बाकी ये मिथ है कि इंजीनियर्स के पास ज़्यादा कोई अलग कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो सिलेक्ट होते हैं, ये मिथ है, बस ये नंबर का गेम है बस। और इसके उलट ये भी है कि सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स इसी एग्जाम में फेल होते हैं, जो प्रोपोर्शन वाइज अगर हम लोग देख रहे हैं, इस पे कोई गौर नहीं करता है। राइट, फेल भी होते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है, सक्सेस को ज़्यादा देखा जाता है। तो अभिषेक, 2020 के आसपास आपने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो ये प्लान्ड वे में हुआ था या एक सडन था कि अब कॉलेज ख़त्म हो चुका है, अब मैं तैयारी करूँगा, या पहले से ही बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये चीज़ें थी? मतलब इसका जो सीड है, जो बीज है, वो मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर वगैरह में पड़ गया था। जैसे क्या होता है कि पिताजी बातें करते थे इस तरह की जॉब के बारे में कि ये क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है, तो घर में चर्चा होती थी। लेकिन मेरा आइडिया था कि चलो अभी आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, कोई बड़ा पैकेज लेंगे, एक रहता है कि यार बड़ा पैकेज लगेगा। फोर्थ ईयर में आते आते कंपनी भी आने लगी, प्लेसमेंट वगैरह के लिए। लेकिन फिर मैं काफ़ी डीप इंट्रोस्पेक्शन में गया कि क्या मैं इसको लाइफ टाइम कर पाऊँगा। मतलब मैं इंजीनियर तो बन गया हूँ, जॉब भी ले लूँगा, बट मैंने एक्चुअली उस 4 साल की पीरियड में एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे बात करने में अच्छा लगता है। थोड़ा जैसे कॉलेज में एनएसएस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सब में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। तो वहाँ से मुझे लगा शायद ये मेरा एरिया है, मुझे मज़ा भी आ रहा था उसमें। तो फिर क्या हुआ कि मैं देखना शुरू किया यूपीएससी का सिलेबस, इसकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की। फिर मुझे लगा अगर कुछ लाइफ टाइम करना है तो मैं इधर जाऊंगा, और मैंने अपने पिताजी से कंसल्ट किया, माताजी से कंसल्ट किया, और कुछ ऑफिसर्स भी हैं मेरे जानकारी में उस वक्त थे, तो मैंने उन सबसे भी कंसल्ट किया। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, अपना 100% एक बार देना है, एक बार तो देना है। और वैसे भी मतलब यूपी बिहार वाले रीजन में क्या है, कहते हैं कि एक बार यूपीएससी तो दो। मतलब हालांकि ये मोटिवेशन का कारण नहीं था, लेकिन जस्ट एक पॉइंट है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अपना 100% तो दिया ही जा सकता है। तो दिया, थोड़ा जर्नी लंबी रही, 4.5 साल लग गए, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। अभिषेक, इसी में जैसे अब दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कैंडिडेट्स मिलते हैं जिनका कैरेक्टर अंदर से बहुत बढ़िया होता है। जो अभिषेक के साथ जो भी बात हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि मैंने पूछा आगे क्या करोगे, 2 चीज़ आप कर चुके हो, आईआईटी में क्वालिफाई, यूपीएससी क्वालिफाई, इसके बाद क्या? तो इनका एक बहुत ही स्वाभाविक उत्तर आया था कि अब समाज सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे। तो अभिषेक, बहुत अच्छा लगता है कि जब अंदर से अच्छे लोग जब सिस्टम को क्वालिफाई करते हैं, तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। और यहीं से अब आप क्वालिफाई कर ले गए हो, अब जो आपका सीक्रेट है वो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जो लोग छुपाते हैं, तो अब वो सीक्रेट को रिवील कर देते हैं। तो प्रीलिम्स में सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? प्रीलिम्स में कुछ बातें हैं जिनका इम्पोर्टेंट ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, इसका मतलब ये भी है कि आप उसकी लैंग्वेज को डिसाइफर करें। वो लिखा कैसे, स्टेटमेंट क्या दे रहा है यूपीएससी, और किस टाइप की स्टेटमेंट को मैक्सिमम सही कर रहा है, किस टाइप की स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। अगर आप इतना डीपली एनालाइज करेंगे, जैसे मेरा क्या था, 4th अटेम्प्ट में मेरा फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हुआ, और इसके पहले मैं जो मेरा सिविल्स का कट ऑफ होता था बस उससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा आते थे, प्रीलिम्स मेरा ऐसे क्वालिफाई हुआ। इस बार मेरा फॉरेस्ट निकला। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इस बार के अटेम्प्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली देखा। मतलब स्टेटमेंट्स को मैं आइडेंटिफाई कर लेता था कि ये तो पक्का ही गलत है, ये तो पक्का ही सही है, मतलब 90% एक्यूरेसी के साथ, सारे तो नहीं। लेकिन ये एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको हाई स्कोर करना है, क्योंकि जो बुक्स में दिया हुआ है ना, वो एक लिमिट है, और क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत वेराइटी से आते हैं, तो आपको ये एबिलिटी चाहिए। तो ये पहला हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका इंपॉर्टेंस मैं जितना भी बोलूँगा कम है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप सारे सब्जेक्ट के एक जो स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं, मतलब जो बेसिक बुक्स हैं, उसको आपको कम से कम 5 से 10 बार रिवाइज करना है। जैसे लक्ष्मीकांत आप 10 बार रिवाइज करो पॉलिटी के लिए, फिर हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम रिवाइज करो। ऐसे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अपने अपने बेसिक बुक्स हैं। बेसिक बुक्स आपको डीपली रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये 2 चीज़ें अगर आप अच्छे से कर रहे हो, और प्रैक्टिस इसके साथ साथ आप कर रहे हो, जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप कोई भी लगा सकते हो, कोई स्पेसिफिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही मेहनत करके बनाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ शुरू करने से पहले पूरा पीवाईक्यू फिनिश कर लीजिए। जैसे 30 से 35 साल का पीवाईक्यू, आप उसको अच्छे से लगाइए। उसके बाद आप अपने बेसिक बुक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये 2 चीज़ करेंगे तो आपको प्रीलिम्स में सफलता मिलेगी। अभिषेक, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता है,
तो उसके पीछे अगर मैं 3 मिस्टेक्स आपसे पूछूं जो आप कैंडिडेट्स को जो अपीयर करेंगे उनको अगर बताना चाहोगे, वो 3 बेसिक मिस्टेक्स कौन सी होंगी? ओके, अभी तो रिसेंट ईयर्स में एक ट्रेंड है कि सीसैट ही बहुत लोग का नहीं निकल रहा है, तो वो शायद सीसैट को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे जीएस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन तो आप सीसैट पे काम करिए। कई सारे इंजीनियर्स हैं, वो कॉलेज में हम लोग कैलकुलस और इंटीग्रेशन तक सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, बेसिक रीजनिंग। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपने इस चीज़ को छोड़ दिया है पूरा। आप इस पर टाइम दीजिए। मैं कहूँगा कि जब भी प्रीलिम्स हो उसके 4 महीने पहले से कम रोज़ 1 से 1.5 घंटा आप सीसैट को दीजिए। पहला हो गया जो सीसैट का मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस लगा लिया, उसके लैंग्वेज को समझ नहीं पाए। जो लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा वो हाई नंबर नहीं ले पाएगा। मैं मानता हूँ, जैसे मैंने पहले के 2 अटेम्प्ट में लैंग्वेज नहीं पता थी तो मेरा कट ऑफ निकला, बस एक नंबर ज़्यादा रहता था। लेकिन इस बार मैंने समझा जब डीपली ना, तो मेरा फॉरेस्ट भी क्लियर है। अभी मार्क्स नहीं आए हैं क्योंकि मेरा वो फॉरेस्ट के रिजल्ट के बाद आता है, राइट। तो ये सेकेंड मिस्टेक है कि आप बस ऐसे लगा ले रहे हो। थर्ड मिस्टेक ये है कि आप सोर्सेज सही नहीं फॉलो कर रहे हो। जैसे आपको जो बुक्स है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे एक अब्राहम लिंकन का कोट है ना कि अगर एक पेड़ को काटना है तो अगर आपको 7 दिन दिए गए तो 4 दिन कुल्हाड़ी की हम धार बनाएंगे, फिर 3 दिन में काटेंगे। तो आप कुछ भी करना चाहते हो तो पहले रिसर्च करो। रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्रीलिम्स के सारे सोर्सेज को रिसर्च करो, एक एक सब्जेक्ट का रिसर्च करो, और एक बार आपने सोर्सेज सेलेक्ट कर लिया तो अब आप उसी को 10 बार रिवाइज करोगे। ये कर लेना, 10 बार रिवाइज कर लोगे, उसके बाद PYQ कर लिया, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ये 2 सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं। तीसरी मिस्टेक्स आप ये कह सकते हैं कि जैसे कंसिस्टेंसी नहीं होना। जैसे कई बार क्या होता है, मेरे खुद संपर्क में कई लोग हैं, शुरू में बहुत जोश है। जैसे अभी मुझसे बात किया तो कई सारे बच्चों ने बात किया, तो कहते हैं भैया बात करके एकदम जोश आ गया। अब कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कुछ दिन 1 महीने चलेगा, 1 हफ्ते चलेगा, फिर गायब। तो इससे काम नहीं चलने वाला। दिस एग्जाम रिक्वायर्स हार्ड वर्क, कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसका। हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप वो करो, कंसिस्टेंट रहो, और इसके साथ साथ स्ट्रेस वगैरह मैनेज करो। उसके लिए आप विपासना मेडिटेशन जैसे मैं करता था, आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मैं कहूँगा जो मुझे अभी समझ में आ रही हैं। अभिषेक, अगर मैं जैसे जो कैंडिडेट्स नॉर्मली क्यूरियोसिटी में पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है प्रीलिम्स को कंप्लीट करने में, मतलब प्रीलिम्स का जो सिलेबस है या प्रीलिम्स के लिए कब मान सकता है कि वो तैयार है, और ये जो PYQs की आप बात कर रहे हो, मॉक्स की आप बात कर रहे हो, ये साथ के साथ लगाते जाने चाहिए या फिर एक बार ही आपकी तैयारी पूरी हो गई उसके बाद फिर लगाने चाहिए? आपने पूछा कि कितना टाइम लगता है, मैं ये कहूँगा कि प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्री का अलग कर लिया, मेंस का अलग कर लिया। जैसे मान लीजिए मैं एक रफ टाइम दे रहा हूँ कि 1 साल पहले किसी ने तैयारी शुरू की, अभी 2025 का अटेम्प्ट नहीं तो चला गया, 26 का मान लो कोई अपीयर कर रहा है। अगर वो अभी से स्टार्ट कर रहा है तो मैं कहूँगा अब से लेके दिसंबर तक आप इंटीग्रेटेड प्री और मेंस को टारगेट करो। आप सारी बेसिक बुक्स ख़त्म करो। आपको खुद, चूँकि आप PYQ करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस बुक में से कौन सा प्री के लिए रिलेवेंट है, कौन सा मेंस के लिए रिलेवेंट है। आप दोनों को कंबाइंड वे में करो। उसके बाद दिसंबर के बाद, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ दिसंबर तक आपने बेसिक बुक्स फिनिश कर दी हैं सारी, टाइम है अभी। उसके बाद जो 4 महीने का टाइम बचता है जनवरी से, तो उसमें आप टोटली आपको प्रीलिम्स पे लगना पड़ेगा अच्छे से, और उसी में आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 10-10 बार आप रिवाइज करो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी टाइम पे करिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आई थिंक चांसेस हाई हैं। अभिषेक, चांसेस हाई, इसी में एक और चीज़ पे आ जाते हैं। अब जो कट ऑफ है बहुत 70s में 80s में प्रीलिम्स की कट ऑफ पहुंच चुकी है, तो अगर मैथमेटिकली भी कोई कैलकुलेट करे तो मतलब आपके हिसाब से क्या एक ऑप्टिमम अटेम्प्ट मतलब कितने क्वेश्चंस पे होता है? कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं 60-70 ही अटेम्प्ट करते हैं, कुछ का ये रहता है कि जितनी कम कट ऑफ आ गई है आप क्वेश्चन सारे मार के आ जाओ, वो कट कुट आके आप हो सकता है कि कट ऑफ पार कर ले जाओ। तो मतलब आपके हिसाब से सही अप्रोच कौन सी ज़्यादा बेहतर बैठती है? आज के डेट में कट ऑफ काफ़ी लो जा रही है। उसका कारण ये है कि पिछले 2-3 साल से यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे 23 का पैटर्न आप देखिए एकदम अलग था ना, वो मोर देन लाइक 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट टाइप का। तो उसमें अब सारी एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट हो गई, ख़त्म उसका। फिर 2024 में यूपीएससी ने खुद उसको थोड़ा सा चेंज किया और अभी दे दिया 1 एंड 2, इस तरह से थोड़ा इजी कर दिया। इससे क्या हुआ, कट ऑफ लो चला गया। तो ये रीज़न है कट ऑफ लो जाने का, बस ये। और दूसरा आपने पूछा कि ये क्या बोलते हैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए।
तो एक्चुअल में क्या था ना, मेरा ये इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। शुरू में जब मेरे 2 प्रीलिम्स निकले थे, 2021 का 2022 का, मैं भी उसी रेंज में आता था कि 70 कर दो, 70 से 80 करता था, डरते डरते कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन उससे नंबर ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, बस कट ऑफ जस्ट क्लियर हो रहा है। शायद वो डर वाला ही दिख भी रहा है कि 1 नंबर से ज़्यादा, मतलब डर से ही पास हुए। फिर मैंने, जब मेरा 23 में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, 23 में मैं प्रीलिम्स फेल हो गया, तब मैंने समझा कि ये डर से काम नहीं चलने वाला। फिर मैंने जो मॉक्स वगैरह दिए ना, मैं जम के अटेम्प्ट करने लगा। 95 प्लस मेरे अटेम्प्ट रहते थे। मैंने ये रियलाइज किया कि कई बार क्या होता है, आप बहुत श्योर हो कि ये क्वेश्चन ये मैंने सही लगाया और वही गलत निकल जाता है, और कई बार आप सोचते हो ये गलत था और वही सही हो गया। तो मैंने रियलाइज किया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा है उसके बारे में, तो आप लॉजिक लगाओ। और 23 के ही पेपर में, 23 के ही मतलब 2023 का प्रीलिम्स फेल होने के बाद मैंने PYQ को, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, लैंग्वेज डिसाइफर करना, मैंने वो किया। मैंने लैंग्वेज डिसाइफर कर ली कि UPSC चाहता क्या है। जब मैं वो समझ गया तो मेरे अटेम्प्ट्स 95 प्लस जाने लगे। कोई भी मॉक होता है, आ रहा है नहीं आ रहा है इससे मतलब नहीं है, मुझे लगाना, और मेरे नंबर इमीडिएटली बढ़ गए। फिर चूंकि रिवीजन तो किया था, नॉलेज तो था, लेकिन डर भरा हुआ था। आपको डर को जीतना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ ये मेरा लॉजिक है। मान लो गलत हो गया, आप कम नंबर पा गए, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने लॉजिक को रिवाइज भी करोगे, पॉइंट ये है, लेकिन डरना नहीं है। फिर मेरे अटेम्प्ट्स गए 95। जैसे मैंने फाइनल 2024 के प्रीलिम्स में मैंने 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए थे, और मेरे कुछ दोस्त हैं, हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिस्कस की, उनका भी अटेम्प्ट 95 प्लस जाने लगा। उनका भी सेम लाइन ऑफ आर्गूमेंट है कि कोई श्योर ही नहीं है, आप जो बहुत सोच के आते हो वही गलत निकल जाता है, कई बार गलत वाला सही हो जाता है, तो लगाओ। और ओवरऑल मैंने देखा है मेरे सारे टेस्ट में, जब भी मैंने स्ट्रेटजी लगाई है, कभी भी इनकी वजह से निगेटिव नहीं हुआ। चाहे +1 ही आया है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चाहे +1 ही है, लेकिन माइनस में कभी नहीं गया। तो ओवरऑल हम पॉजिटिव हैं, और एक तो डर भी नहीं लगता, आप एकदम कॉन्फिडेंस साथ लगा के आ रहे हो, तो टेस्ट देने में मज़ा भी आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी, हालांकि खुद आपको डिसाइड करनी है, लेकिन मेरे लिए ये काम किया और बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या काम करता है। अच्छा अभिषेक, आपने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोला था कि अपना कॉन्फिडेंस मत खो। तो जैसे आपके तो प्रीलिम्स पहले निकले थे, चलो तीसरे अटेम्प्ट का नहीं निकला था, तो आपको मोटा मोटी पता था मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट प्रीलिम्स में सक्सेस नहीं मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, कन्विक्शन भी चला जाता है। तो ऐसे पॉइंट पे या ऐसे कैंडिडेट्स को आप क्या सजेशन दोगे जो 3 या 4 प्रीलिम्स लगातार फेल हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है। जैसे अब ये तो कोई डाउट नहीं है कि वो अगर 4 बार प्रीलिम्स दिया तो उसने मेहनत तो खूब की होगी, पढ़ाई भी खूब की होगी, सब कुछ कर रखा है, लेकिन कुछ फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है। जैसे या तो हो सकता है कि किसी लिमिटेड सोर्स को वो बार बार रिपीट कर रहा हो। जैसे मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं कि उनको कोचिंग की नोट्स मिली, पढ़ लिया, अब उसी कोचिंग के नोट्स को ही वो बेस मान के उसी को 10 बार पढ़ ले रहे हैं, वो बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। जब आपको लग रहा है आपका नहीं निकला, तो आप एक्सप्लोर करिए, 2-4 किताबें और एक्सप्लोर करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि लैंग्वेज, फिर से लैंग्वेज नहीं डिसाइफर कर पाए। शायद मैं इसको और इम्फेसाइज नहीं कर सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है। UPSC ने आज तक 35 साल में अपने लैंग्वेज का पैटर्न नहीं चेंज किया। लोगों को ये लगता है कि इस बार चलो मैं जान लिया, हो सकता है बड़ा चालाकी करे, अगली बार UPSC बदल देगा और हम लगा के गलत। नहीं, वो 35 साल से चेंज ही नहीं कर रहा है। ये सीक्रेट है उसका पैटर्न। आप समझो कि लैंग्वेज वर्ड्स वो क्या यूज कर रहा है। मैंने अपने दोस्तों के साथ पेपर को सॉल्व किया, बिना कुछ उसके मैं बता देता था कि ये गलत है और ये सही है। मतलब ये आप कर लोगे तो आपका फॉरेस्ट भी निकलेगा। आप इस पे काम करो। मेरा सारे एस्पिरेंट्स से ये सजेशन है कि UPSC ने आज तक पैटर्न नहीं चेंज किया, वो आगे भी नहीं करेगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है। एक बार एक गलती और होती है कि जैसे कई बार टेस्ट सीरीज हम लोग लगाते हैं, कोचिंग्स में क्या होता है, डेलिबरेटली उस ऑप्शन को उस पैटर्न के अगेंस्ट बनाते हैं। जैसे UPSC का एक पैटर्न है, अब हम गए किसी फला कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, एकदम ही अपोजिट इसलिए बना रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हम स्टूडेंट की नॉलेज चेक करते हैं, चलो इनको ट्रिक करते हैं। लेकिन इससे इतना बड़ा लॉस होता है कि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या होता है, अगर एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज को 10 टेस्ट लगाया, उस पर्टिकुलर टेस्ट के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो उसके 11वें में नंबर तुरंत बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब वो उस हिसाब से तुक्का मारेगा। तो कई सारे टेस्ट सीरीज लगाने का ही नुकसान भी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इसीलिए मैं सबसे ये कहता हूं कि आप PYQ पे ही लगो। टेस्ट सीरीज सेकेंडरी है, आप नॉलेज के लिए यूज करो। जैसे मान लीजिए एक कोचिंग की ज्वाइन किया, आप उसके आंसर जो सोल्यूशंस दिए होते हैं, आप उससे जितना नॉलेज गेन कर पाओ बस ये करो। नंबर की तो परवाह ही मत करो। आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं टेस्ट लगा के, एकदम भूल जाओ। आप देखो PYQ में आपका क्या आ रहा है और फिर मजा आएगा।
इनफैक्ट आपने अगला सवाल यही होने वाला था मेरा, जो मैं आपको पूछने जा रहा था कि इस दौरान जब बच्चे तैयारी करते हैं वो किसी इंस्टीट्यूट, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसका टेस्ट सीरीज पकड़ लेते हैं, उसको दिल से लगा लेते हैं, उसका पैटर्न डिकोड कर लेते हैं। एग्जैक्टली और यूपीएससी वाला जो छोड़ देते हैं और कई कोचिंग डेलिबरेटली उसको उल्टा बनाती है कि हम देखें कि बच्चा के पास नॉलेज है कि नहीं। अब क्यों उसको इतना परेशान कंफ्यूज कर रहे हो, मत करो उसको भी। चलो आप बना रहे हो तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज बनाए तो एटलीस्ट आप 70% क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी के पैटर्न पे रखो। आप 30% चीज़ों को चलो आप अपने हिसाब से गोलमाल कर दो, लेकिन इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी तो रहेगा। आप इतनी, एक तो स्ट्रेसफुल जर्नी है, मैं देखता हूँ टेस्ट दे के 50 नंबर और रो रहा है कि भाई 1 हफ्ते से पढ़ रहा था, नंबर भी नहीं आ रहे हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। नहीं अभिषेक, मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस है जो सीरियस एस्पिरेंट और सिंसियर एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ से अब मेंस की तरफ चलते हैं। आप बार बार लैंग्वेज बोल रहे थे, चलो प्रीलिम्स में डिसिफर करने वाला आ गया। वो आपका वीडियो देख के मुझे यकीन है कि जो सिंसियर एस्पिरेंट है वो इसको फॉलो करेंगे। अब मेंस में तो लिखना पड़ता है लैंग्वेज के लिए, तो सबसे पहला बेसिक सवाल यही है कि मेंस में अच्छा करने के लिए क्या पहले से ही लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए अच्छी, या फिर ये थ्रू आउट द जर्नी आप सीख सकते हो? नहीं, अगर शुरू में आपकी लैंग्वेज वीक है मेंस में, जैसे कुछ लोगों का होता है इंग्लिश पे थोड़ा कमांड कम होती है। जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, शुरू में मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे लैंग्वेज मतलब लिखने में, ये डबल ई है सिंगल ई, मैं इसी में कंफ्यूज हो जाता था। कई बार हुआ है मेरे साथ। मैं हंसता था कि ऐसे मैं निकालूंगा मेंस, कैसे पॉसिबल है। लेकिन आप कंसिस्टेंटली लगे रहो। फिर मैंने ये ओवर द पीरियड ये रियलाइज़ किया कि जैसे क्या है ना, जीएस के पेपर्स में जो आपको आंसर लिखना टू द पॉइंट, क्रिस्प, कुछ वर्ड्स में आपकी अपनी बात खत्म करनी है। जैसे अर्बनाइजेशन का मान लो क्वेश्चन से प्रॉब्लम सोल्यूशन कुछ पूछा है, आप थोड़े थोड़े वर्ड्स में लिखो, उसमें आपको कोई एस्से तो लिखना नहीं है। एस्से में ये देखते हैं कि चलो आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होते थे। मैं शुरू में मैं सेम डाउट में था कि पता नहीं मैं जीएस में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। फिर मुझे ऐसे मेंटर्स मिले ओवर द पीरियड कि समझ में क्रिस्प लिखो, अपनी बात को एकदम टू द पॉइंट लिखो, इसका नंबर नहीं कटते। आप डेटा सही दे रहे हो, आप जजमेंट सही कोट कर दे रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे कोट कर दे रहे हो, आपका अंदर आंसर अपने आप में अच्छा बन जाएगा। और फिर क्या है, जैसे मेरी जर्नी 4 साल लंबी रही है, तो इस प्रोसेस में सीख भी गया मैं। जो भी शुरू में मिस्टेक्स होती थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ऑल दो सब कुछ करेक्ट हो गया और ओवर द पीरियड आप ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँगा इसमें घबराने की जरूरत नहीं। आपका मीडियम हिंदी हो, इंग्लिश हो, कई बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं, 12th तक हिंदी पढ़ा है या ग्रेजुएशन भी कुछ ऐसा रहा हो, तो इसमें डरने की बात नहीं। जीएस की डिमांड बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। आपको बस टू द पॉइंट पता है तो आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा अभिषेक, अभी हाल फिलहाल में जो ट्रेंड देखा है, जीएस 1 2 3 इंपॉर्टेंट हो गया। पहले बच्चों ने एक तिकड़ी निकाल ली थी एसए की, एथिक्स की और अपने ऑप्शनल की। तो अभी क्या आपको लगता है कि ये अभी भी काम करता है या इसमें कोई चेंजेस आए हैं? काम करता है। जैसे मैं इस बार रैंक इतनी अच्छी आई मेरा ऑप्शनल की वजह से। मैंने देखा कि जैसे आपने कहा एसए, एथिक्स और ऑप्शनल, एक्चुअली क्या है ना, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं और इक्वली सब मेहनत करके इसमें नंबर ला सकते हैं। मतलब अब ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल गोल्डन पॉइंट है। ऑप्शनल में आप कितना इनपुट डालते हो उसके बेसिस पे आपका आउटपुट होगा। और ऑप्शनल कई बार एकदम रैंक ही बदल देता है। 300 प्लस आप देखिए जिसका है वो सब ऑलमोस्ट लिस्ट में होते हैं। एसए पे अब लैंग्वेज पेपर है, कई बार मैंने तो इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स को देखा वो इन्हीं तीनों पे ही पढ़ते रहते हैं, कहते हैं पहले इन तीनों को ख़त्म करो, इसमें मुझे तगड़ा नंबर लाना है। जीएस 4 का पेपर है, वो भी मतलब पूरा मोरालिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर है, तो कई बच्चों की इस पर भी कमांड अच्छी होती है, जैसे कि इनका कॉन्साइंस काफ़ी क्लियर है, तो डेफिनेटली ये वर्क करता है। जैसे अभी क्या हुआ है, जीएस 3 में नंबर नहीं आ रहे हैं, इस बार का रहा है 2-3 साल से ऐसा रहा है कि जीएस 3 में 100 पाना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, तो बच्चों ने उम्मीद ही छोड़ दी कि चलो जीएस 3 हम करते ही नहीं है। और इसमें जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में नंबर अच्छे आ रहे हैं, पॉलिटी वाले में और एथिक्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। जीएस 1 में भी नंबर कम मिलते हैं, तो क्या होता है कि लोग पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा मिल रहा है उसी पे खूब जम के मेहनत करते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप सब पे मेहनत करो, कहाँ आ जाए कुछ कह नहीं सकते। अभिषेक, इसी में ऑप्शंस की बात करेंगे तो आपकी जर्नी जो है बहुत ही बच्चों के, मतलब जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स रहते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं इस फील्ड में कि हर साल यार ऑप्शनल सही लिया है या नहीं लिया है, इसी कन्फ्यूजन डाउट में रहते हैं। तो आपने जो फाइनली ये सिलेक्शन आपका हुआ है एंथ्रोपोलॉजी के साथ हुआ है और उसके पहले आपका सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल था, तो पहले तो यही है कि ऑप्शनल चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसी पे थोड़ी सी बात हो जाए आपकी तरफ से।
एक्चुअली मैं कॉलेज में 9 पॉइंटर था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग नहीं लूँगा तो कौन लेगा। आखिर जो ज़्यादा नंबर आते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी सिविल इंजीनियरिंग को लेके, तो मैंने लिया। मेरे साथ 2 दोस्त मेरे सेम बैच के थे, उन्होंने नहीं लिया, वो PSIR लिए। मुझे बोल रहे थे भाई इसको ले लो, सिविल में नंबर नहीं आते। मैंने कहा नहीं, मैं 9 पॉइंटर हूँ, मुझे तो लेना ही चाहिए। तो मैंने ले लिया, जर्नी स्टार्ट हुई। इतना वास्ट सिलेबस है कि उसको पढ़ने के चक्कर में GS पे टाइम नहीं दे पाता था। है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। और ये तो पहला बात है वास्टनेस। दूसरा ये है कि जैसे उसमें क्या है ना, थ्योरेटिकल है, जैसे सॉरी न्यूमेरिकल है। तो अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो कोई रास्ता नहीं। ह्यूमैनिटी में क्या है कि कुछ तो आप लिख दोगे। बीटिंग अराउंड द बुश ह्यूमैनिटी में चलता है, इसमें नहीं चलता। मेरा ये दोनों अटेम्प्ट में हुआ, कई क्वेश्चन मेरे प्लेन छूट गए, तो मेरे नंबर आते ही नहीं थे। 220 के आसपास मेरे दोनों में नंबर आए। तो सेकंड मेंस जब मेरा हुआ तो उसके बाद मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैं गया विपासना मेडिटेशन करने 2022 के मेंस के बाद। वहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद मुझे 2 ऐसे कैंडिडेट मिले सिमिलर बैकग्राउंड, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रखा था शुरू में, फिर वो एंथ्रो को चेंज किए हुए थे। ठीक है, मेरी उनसे मुलाकात हुई, 10वें दिन विपासना खत्म होता है उसके बाद। तो मुझे लगा यार काफ़ी सिमिलर जर्नी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने चेंज कर दिया है, एंथ्रो ले लिया। मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। एक हमारे अभिनव सिंह हैं और एक है शिव शर्मा। ये दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अभी मैंने उनको सिलेक्शन के बाद काफ़ी थैंक यू बोला कॉल करके, क्योंकि फिर मैंने वहाँ पे उनसे एंथ्रो का नॉलेज लिया कि भाई मुझे चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिस्कशन हुआ हमारा कि एंथ्रो के पेपर 1 पेपर 2 में क्या सिलेबस है। ये सब देखने के बाद इंटरेस्ट आया। उस मेडिटेशन में मैं शायद गया भी इसीलिए कि मेरा सिविल से एंथ्रो में हो जाए। मैंने वहाँ डिसाइड किया कि अब मैं चेंज करूँगा। तो मैं फिर से इन दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फिर मैंने एंथ्रो की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और चेंज करने वाली बात, जैसे इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि एंथ्रो के साथ पॉजिटिव बात यह है कि थोड़ा सा स्कोरिंग है, परसेप्शन है, लेकिन इस बार शायद ज़्यादा नंबर नहीं आए, लेकिन स्कोरिंग है कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग या अदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, पहला। दूसरा, सिलेबस छोटा है कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। जैसे मैंने जो सिविल इंजीनियरिंग में मेहनत की थी, मैं कहूँगा कि मैंने उसका 1/4 भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो उसमें इतना कर लिया तो ये छोटा लगने लगा अपने आप, जैसे बैंडविड्थ बढ़ गई ना कि उसमें इतना ज़्यादा मेहनत किया है। तो इसमें क्या हुआ, सिलेबस छोटा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एकदम मेंटरशिप रिसोर्सेज सब अच्छे से अवेलेबल हैं। और अभी तो ChatGPT वगैरह आ गया, आप इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब फैक्टर्स थे, मैंने सिविल से एंथ्रो लिया और मुझे सफलता मिली इसमें। तो मतलब मोटा मोटी अगर कोई कश्मकश में है तो बदल ले तो बेहतर है, रादर देन कि उसी को घिसे पीटे अगर जिसमें उसका नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब अगर काफ़ी कम आ रहे हैं, जैसे मेरे सिविल इंजीनियरिंग में दोनों अटेम्प्ट में, दोनों मेंस में 220 नंबर थे, 220 या 222 के आसपास। तो मुझे लगा यार मैंने तो अपना 100% दे दिया है। तो एक पैरामीटर आप रखो चेक करने का कि क्या आपने उसमें अपना सब कुछ दे दिया, 100% दे दिया। अगर तब भी नहीं नंबर आ रहा है, तब उसको आगे लेके जाने का कोई सेंस नहीं है। आप चेंज करो, आप थोड़ा ट्रेंड वगैरह ऑब्जर्व करो कि किस में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, लोग कहते हैं नहीं करती, लेकिन थोड़ा आप ट्रेंड देखो। कई बार, जैसे इस बार मुझे कहीं से पता चला कि ज्योग्राफी में नंबर दिए ही नहीं, काफ़ी कम नंबर मिले। ज्योग्राफी में तो मेरे ख्याल से ज़माने से नंबर नहीं है। हाँ, एक समय बाद आना बंद हो गए थे। हाँ ना, एक समय में काफ़ी आते। हाँ, काफ़ी आते थे। तो मैं कहूँगा कि जो भी ऑप्शनल आप लेना चाहते हो, पहला तो आपका पैरामीटर होना चाहिए इंटरेस्ट है कि नहीं। और उसके बाद आप ये देखो कि जैसे मैंने एंथ्रो में देखा कि नंबर वगैरह आ रहे हैं कि नहीं, उसके बाद रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, मेंटरशिप वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखो। और अगर ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन में घुस रहे हैं, लेकिन जिनको चेंज करना है, जैसे मेरा सिविल से एंथ्रो में था, उनको मैं ये कहूँगा कि आप बस ये बात कहो अपने आप से, क्या मैंने इस सब्जेक्ट को अपना 100% दे दिया। जैसे मुझे अंदर से जवाब मिला, हाँ सिविल में मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और मुझे भगवान की आशीर्वाद से वहाँ पर ये दोनों मुझे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया कि भाई एंथ्रो ले लो। एग्जाम्पल दिया कि देखो उसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, एंथ्रो से सब निकल रहे हैं। मैंने कहा अब चेंज करता हूँ, शायद मैं आया भी हूँ यहाँ पे इसी पर्पज से हूँ। तो उसके बाद जर्नी आसान थी। अभिषेक, यहाँ पे एक हल्का क्वेश्चन लेंगे। आप संयोग को मानते हो, कोइंसिडेंस को मानते हो, या फिर मानते हो कि पूरी प्लानिंग के साथ जो चीज़ें होती हैं वैसे ही कर सकते हैं? एक्चुअली क्या था ना, इस इंसिडेंट के पहले मैं ये मानता था कि चीज़ें रैंडम है। जैसे निहिलिज्म की फिलॉसफी को थोड़ा मैं सब्सक्राइब करता था, नीत्शे वाली, कि कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही रैंडम है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
इस इंसिडेंट के बाद और जब ये मेरा रिजल्ट आया, मैंने सब डॉट्स कनेक्ट किए। मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाया हूँ, ये जो चीज़ें बैकग्राउंड में काम करती हैं हमें नहीं पता, लेकिन शायद कुछ कनेक्शन है, कुछ तो चल रहा है, इसको शायद डिसाइफर करना लाइफ लॉन्ग जर्नी होगी। जैसे हम लोग मेडिटेशन में जब गए थे, आपने भी बताया कि आप भी विपस्सना मेडिटेशन कर चुके हो, वहाँ गुरुजी हम लोग को बताते हैं कि मतलब ये सब कार्मिक चीज़ें होती हैं, आपने जो किया है उसके बेसिस पे चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे ये थॉट आने लगा, हो सकता है यार कोई कनेक्शन हो, बट मैं कोई कंक्लूजन नहीं दे सकता, मुझे अभी शायद लाइफ टाइम लग जाएगा इसको समझने में। चलिए, आपका जो ये भाव है विपासना को लेके कई बारी आया है, तो इस पे एक बारी फिर कभी एक डिटेल में एक डिस्कशन कर लेंगे, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए, किस तरीके से चीज़ काम करती है, इसके तमाम पहलुओं पे कभी इस पे बात कर लेंगे हम लोग। ज़रूर बात करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम इस पे कुछ पॉडकास्ट करते हैं। ज़रूर, तो आप जब भी खाली, जब भी आपके पास समय हो तो हम लोग करते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो इसमें एक जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच की, प्रीलिम्स और मेंस की, तो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में ऑप्शनल कहाँ पे फिट बैठता है? कई लोग होते हैं वो प्रिपेयर करते रहते हैं, प्रीलिम से जूझते रहते हैं, प्रीलिम से जूझे फिर मेन से जूझते हैं तो ऑप्शनल छूट ही जाता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऑप्शंस पे बहुत फोकस कर लिया तो प्रीलिम्स मेंस छूट जाता है। तो ऑप्शनल्स को कैसे बिठाएं, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के बीच में ऑप्शनल्स को कैसे फिट किया जाए? इसके पीछे मैं 2-3 बात बोलूँगा। पहली बात ये कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही करना चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लगे। जैसे आप ये सोच के मत करो कि इस अटेम्प्ट में मुझे एग्ज़ाम निकालना है, ये थॉट नहीं होना चाहिए। ये थॉट होना चाहिए कि मुझे सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है, उसमें क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। पता चला प्रीलिम्स आने वाला, अभी 1 साल तक प्रीलिम्स का ही पढ़ रहे हो, मान लो गलती से निकल भी गया तो करोगे क्या? ठीक है, 3 महीने आपके बर्बाद होंगे, आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे। मैं कह रहा हूँ आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो सकता है ये प्रीलिम्स ना निकले अगला, लेकिन जो उसका अगला होगा ना, आपकी अप्रोच सही है तो आपकी रैंक आएगी, आप 20 में अंडर 20 अंडर 50 आओगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इंटीग्रेटेड रखो। और उसके साथ एक जो मैं मेथड फॉलो करता था कि मैंने अपने डे को कई स्लॉट में डिवाइड कर रखा था। जैसे 3 स्लॉट है कि सुबह उठे 9 से 12 एक स्लॉट है, फिर खाना वाना खा के फिर 2 से 6 तक एक स्लॉट है, फिर एक रात वाला स्लॉट है। मैं एक स्लॉट ऑप्शनल के लिए फिक्स रखता था कि चाहे मैं किसी भी स्टेज में हूँ। ऑफकोर्स वो प्रीलिम्स के 4 महीने पहले ये स्लॉट नहीं रहता था, लेकिन 4 महीने पहले तक ये था कि मुझे एक स्लॉट में 4 घंटे डेली ऑप्शनल को देना ही देना है। बाकी जो दोनों स्लॉट थे, जैसे एक स्लॉट में न्यूज़पेपर पढ़ लिया और उसके साथ साथ अपना मेंस का पढ़ लिया, मतलब एक स्लॉट ऑप्शनल का हो गया, बाकी 2 स्लॉट न्यूज़पेपर और बाकी मेंस का सब्जेक्ट, वो डिवाइडेड रहता था कि कौन कहाँ करना है। तो उसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड में मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है, अब उसमें सेंटर स्टेट वाला चैप्टर है, आपने पूरा पढ़ा, प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसी चैप्टर में आप देखोगे कुछ कमीशंस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ मेंस रिलेवेंट चीज़ें होती हैं। आपके पास एक विज़न होना चाहिए कि मैं उसको सेग्रीगेट कर पाऊँ कि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से आता है? ये आता है PYQ एनालिसिस से। आप जब प्रीलिम्स की PYQ अच्छे से एनालाइज किए हो, मेंस की किए हो, तो आपको इमीडिएटली दिख जाएगा कि इस चैप्टर में प्रीलिम्स का क्या है और मेंस का क्या है। तो जब ये माइंडसेट के साथ आप पढ़ोगे ना, तो आपको इंटीग्रेटेड फील आएगा। कई बार फील नहीं आता कि आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे अब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ूंगा तो मुझे पता है टोटल मेंस है, इसमें प्रीलिम्स का कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस का एक एक वर्ड याद होना चाहिए। मैं तो सारे एस्पिरेंट्स से कहता हूँ, कोई स्टार्ट करने वाला, भाई 10 दिन दो, सिलेबस को जानो। सिलेबस की एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घुस किस चीज़ में रहे हो। GS 1 को जानो, GS 2, GS 3, एक एक वर्ड याद होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको देखो इंटीग्रेटेड वही कर सकता है जिसको पता है कि वो कर क्या रहा है। जिसको यही नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है, वो नहीं कर सकता इंटीग्रेटेड। तो आपको इनफैक्ट मैं कहूँगा सिलेबस रटा होना चाहिए, फिर आपको मज़ा आएगा और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी आपकी। और शायद दुर्भाग्य की बात ये भी है कि मतलब बहुत कैंडिडेट्स ऐसे भी देखे हैं कि सालों साल हो जाते हैं लेकिन सिलेबस का अता पता नहीं रहता है, सब कुछ पढ़ते रहते हैं, मतलब ये मैगज़ीन वो मैगज़ीन, ये न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर, लेकिन सिलेबस पे ही पकड़ नहीं रहती है। अभिषेक, अब हल्का सा इंटरव्यू की साइड आते हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन, IITians बदनाम है रात को पढ़ाई करने के लिए, तो आपका रूटीन क्या था? आप डे में थे या रात को पढ़ते थे, कैसे था आपका? नहीं, मेरा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। IIT में भी? हाँ, एक्चुअली ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिला था। दादाजी ने बचपन से हम लोग को ऐसे 4 बजे सुबह उठाना और रात को जल्दी सुला देना, ये उनका नियम था, तो कहीं ना कहीं इम्बाइब हो गया।
और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बोलते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये दिमाग में घुस गया, हमने यही फॉलो किया। हाँ, इधर फोर्थ अटेम्प्ट वगैरह में थोड़ी सी गड़बड़ हुई क्योंकि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, तो आप रात को भी पढ़ने लगते हो, लेकिन मैं मेजॉरिटी में बोलूँ तो यही रहता था। हमने स्ट्रेस पे बात करी, तो स्ट्रेस में थोड़ा लेट से आएंगे। तो इसी में जब आप इंटरव्यू का आपने दिया, तो इंटरव्यू के लिए क्या कभी आपने अलग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कुछ अलग से पढ़ा, या ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन ही हो गया आपका? नहीं, अलग से तो कुछ नहीं पढ़ा था। जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम निकला उसके बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। फॉर्चुनेटली मुझे 4 महीने का टाइम मिल गया था। मेरा इंटरव्यू सेकंड लास्ट डे था, मतलब टोटल 4 महीने का टाइम मिल गया था। इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। तो मैंने खूब अच्छे से तैयारी की, जितना भी अपने आप को जान सकता था। मुझे खुद के बारे में इतनी सारी चीज़ें उस 4 महीने में पता चली। जौनपुर के बारे में, जहाँ से मैं हूँ, मैं उसके पहले कम जानता था। हर एक चीज़ एक्सप्लोर करना वो एक अलग एक्सपीरियंस है। आप मॉक्स देते हो, आप क्वेश्चंस को कैसे फेस करते हो, बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस था। तो मैं कहूँगा पहले से कुछ ऐसा नहीं था। पहले से तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनालिटी है ही नहीं, इस वाले एग्ज़ाम के लिए मैं बना नहीं हूँ। तो क्या होता था फिर वो उस 4 महीने में खुद को जाना। तो हालांकि इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैंने जो खुद को जाना है, मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो बस मैं फील कर पा रहा हूँ। अभिषेक, इसी में अगर आपको याद हो, एक बसनगौड़ा पाटिल जी की हम लोग बात कर रहे थे, जो मेरे मित्र थे, जो कर्नाटक से मैं बता रहा था। उनका एक किस्सा मैं बता देता हूँ, कई बारी मैं लेता हूँ। तो उनका जिस दिन इंटरव्यू था, एक दिन पहले मेरे को फ़ोन करते हैं। वो बोलते हैं, यार राहुल गड़बड़ हो गया। मैंने पूछा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि मॉक पैनल्स में गए थे वो 2-3, और तीनों मॉक पैनल का उनका एक्सपीरियंस था कि जो ये बोल रहा है उसका उलट दूसरा पैनल बोल रहा है, दूसरे पैनल का उलट तीसरा बोल रहा है। तो कंफ्यूज थे कि कल मेरा इंटरव्यू मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये समस्या आपके साथ भी आई थी, या फिर आपने इस चीज़ को कैसे डील किया था? हाँ, आई थी। जैसे मैंने 15 से 16 मॉक दिए थे, हर जगह थोड़ा फीडबैक अलग रहता था। कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करते थे फीडबैक्स, लेकिन फिर वही चीज़ है, मैंने एक मिडिल पाथ लिया कि चलो सबकी समरी बनाते हैं कि इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, तो मेजॉरिटी ने क्या बोला। से 16 मॉक में मुझे 10 में ये मिला कि आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। तो मुझे लगा ये इस पे काम कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स कहीं कोई क्रिटिसिज्म है तो उसको मैंने इग्नोर किया। तो मैं ये कहूँगा, देखो वो क्या बोल रहे हैं उसको आप एक रेफरेंस बनाओ, लेकिन उस पर एकदम स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद चेंजेस नज़र आएंगे, आपको खुद समझ में आएगा। कई बार क्या होता है ना, आप मॉक दे के निकलते हो, गेट के बाहर इमीडिएटली खुद फील हो जाता है कि ये वाला तो अच्छा था ना, और गड़बड़ गई तो खुद भी पता चल जाता था। तो खुद का एक पैरामीटर ओवर द पीरियड डेवलप होने लगता है। जैसे मैंने 15-16 मार्क दिए तो शुरू के 4-5 मार्क में नहीं समझ में आया, लेकिन फिर डेवलप हो गया। तो इसका इशू नहीं है। अभिषेक, इसी में स्ट्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट किस टाइम पे आया था, अगर आप बताना चाहो तो, और उससे आप कैसे उभरे थे? विपासना तो है ही एक, अगर कोई और भी चीज़ इसके अलावा है तो उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा, जैसे मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, तो मल्टीपल 3 बार फेल भी हुआ। तो उसमें क्या हुआ, स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। तो उसमें जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मेरे फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, मैं उनका हृदय से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा। सब ने एक कॉल पे अवेलेबल रहते थे कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, भाई बताओ क्या करना है। और विपासना, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये मेरे लिए रामबाण था। मैं विपासना 1 घंटे 2 घंटे आप बैठ के कर लो, आप टोटल ऊपर से नीचे तक काम महसूस करते हो। और ये मिला, जिसकी वजह से मेरी जर्नी आसान हो गई। और फिर एक लाइफ को लेके अंडरस्टैंडिंग जो बनती है, जैसे विपासना में बताते हैं दिस टू शैल पास, कि एक टेम्पररी है, परेशान मत हो। अगर आप सुबह परेशान हो तो शाम को नहीं रहोगे, ठीक है, वो अपने आप चला जाएगा, कुछ नई चीज़ में फंस जाओगे। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो गई ना, तो फिर स्ट्रेस भी आता था, लगता था ये टेम्पररी है, 2-3 घंटे का है, फिर चला जाएगा। तो चीज़ें ऐसी मैनेज हुई, और फ्रेंड्स फैमिली का बहुत सपोर्ट था। लोवेस्ट पॉइंट में वही है कि फेल होना, जैसे मेंस नहीं निकलना बार बार, ये सब लोवेस्ट पॉइंट्स थे। बाकी तो सबका सपोर्ट ही था। चलिए अभिषेक, इस मेंटल हेल्थ वाली चीज़ पे, मेंटल एस्पेक्ट पे, प्लस स्ट्रेस, मोटिवेशन, इन सब पे एक अलग से सेशन आपके साथ करेंगे। प्लस विपश्यना पे भी हम लोग एक अलग से बात करेंगे। जितनी सारी बातें आपने बताई है, मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को बहुत हेल्प करेगी। अंत में अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज आप स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो तो क्या होगा? मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस जर्नी को एंजॉय करो। हो सकता है ये जर्नी आपकी काफ़ी लंबी हो जाए। जैसे मेरा 2020 का मैं ग्रेजुएट हूँ, अभी मुझे सफलता मिली है। अगर आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। जैसे मुझे याद है, मैंने
किसी ईयर के टॉपर को, शायद गौरव अग्रवाल का वो था, इंटरव्यू था, 2014 के आसपास। 2014 के आसपास उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि मतलब क्राउड में सबसे पूछा कि किस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका मोटिवेशन क्या है, तो सबने अलग अलग चीज़ें बताई। तो सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जिसका मोटिवेशन ये है कि उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, फिर उसको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब बाकी और मोटिवेशन सस्ता नशा होता है, जैसे इंजेक्शन लगा दो, ठीक है, वो कुछ देर तक सर पे चढ़ा रहेगा, फिर उतरेगा तो दर्द भी बहुत देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि आपको पढ़ने में, आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप खो जा रहे हो, आप 1.5 से 2 घंटे आसपास क्या हो रहा है भूल जा रहे हो, ये वाला इन्जॉयमेंट है उसमें। और आप हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, तो आप डूब जा रहे हो। मतलब जब आपको इस लेवल का इन्जॉयमेंट आने लगेगा तो ये जर्नी ना आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी, और यही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। यही मैं सबसे कहूँगा कि अगर आप नहीं इन्जॉय कर पा रहे हो तो आप एक प्लान बी भी रखो। प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी बहुत अनसर्टेन है। मतलब मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें लक का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जो मैंने पर्सनली फील किया है, सब कुछ मेहनत ही नहीं होती। मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मुझसे भी ज़्यादा किया है, लेकिन हुआ मेरा। तो इसमें लक का बहुत बड़ा रोल है। आप एक प्लान भी ज़रूर रखो, कुछ भी जो भी आपका स्किल है आप उस पर काम करो, कुछ या नई स्किल डेवलप कर लो। जैसे आप कुछ सीख लो, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज इतने सारे चल रहे हैं, साथ में आप तैयारी करते हो, 1-2 घंटा स्किल सीखने में दो, तो आपका माइंड भी इंगेज रहेगा। आप थोड़ा स्ट्रेस वगैरह मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगा। प्लान भी रखो, प्रोसेस को एंजॉय करो, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही वही डिमांड करता है। और चौथा, मैं भागवत गीता में एक चीज़ कही गई है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना, क्योंकि शायद यही इस एग्ज़ाम की डिमांड है कि आप करो मेहनत, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो। और आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी एक अंदर से एक वो रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मैंने अपना 100% दिया। अभिषेक, बहुत खूब कहा आपने, और जितनी सारी बातें आपने की आपको और भी ऐसा लग रहा है कि सुनते ही जाएं, लेकिन समय की कमी है, आपको भी कहीं पर निकलना है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अभिषेक। मैं आशा करता हूँ कि जितनी बातें इन्होंने बताई है आप सभी को बहुत पसंद आई होंगी, आप सभी को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनके साथ फिर से एक पॉडकास्ट पे या किसी टॉक पे हम इनसे फिर से मिलेंगे। स्ट्रेस पे, मोटिवेशन पे, मेंटल हेल्थ पे ज़रूर बात करेंगे। अभिषेक, आपका आने के लिए और सभी एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को इतनी सारी डिटेल में बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब हम अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे और हम बात करेंगे इन सब चीज़ों पे, विपासना, मेडिटेशन पे। चलिए, तो साथियों, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।